हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और मैं हूं अविनाश सिंह। और बात करेंगे हम लोग पीईटी एग्ज़ाम, जिसको पैट एग्ज़ाम कहते हैं, उत्तर प्रदेश का है और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था। 2023 के बाद अब 2025 में हुआ है और सरकार ने कहा है कि अब हर साल एग्जामिनेशन कराएंगे पीईटी का। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी अंग्रेजी में कहेंगे प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये ग्रुप सी के जो तमाम पद हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले ये वाला एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए और उसमें मार्क्स बेहतर होने चाहिए, है ना यही बात? आपको इसमें जब जितने भी नंबर आते हैं उसका एक तरीके से परसेंटाइल निकाला जाता है और उसी के हिसाब से जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं हर एग्जाम के लिए, जो भी ग्रुप सी के एग्जाम हैं उनके लिए एलिजिबल होते हैं, वही व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं जो उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर रखे होंगे। तो ये एक तरीके से प्रिलिमिनरी एग्जाम है, यानी कि आपको ये क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप जो ग्रुप सी के एग्जाम यूपी ट्रिपल सी निकालती है उसी में वही व्यक्ति भर पाएगा जिसने पहले पैड दिया हो और वो उसके परसेंटाइल से मैच कर रहा हो, यानी कि जितनी मेरिट वो लेते हैं और जितने बच्चे उनको चाहिए उसी हिसाब से क्या होता है, फॉर्म भरे जाते हैं। ऐसा चीज़ें होती हैं। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब कोई यूपी सरकार फॉर्म निकालती है ना, मान लीजिए कि 500 पद निकाला और फॉर्म भरे गए कितने, 50 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक है, अब उनने क्या किया कि इस एग्ज़ाम के लिए ये कट ऑफ होगा, उनने पहले तय कर देंगे। तो क्या होगा कि जो भीड़ है वो यहीं पर रहेगी, उसके बाद जो भीड़ होगी वो बेहतरीन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भीड़ होगी और उसी में से सिलेक्शन किए जाएंगे। तो हर बार उत्तर प्रदेश सरकार को हर बार बहुत बड़ी संख्या में एग्जामिनेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो बेसिक बातें हैं। जैसे हमने एक बार किसी भी एग्जाम के अगर 3 स्टेज हैं, हमने प्री दिया तो मेंस में वही बच्चे बैठेंगे जो प्री में क्वालिफाई होते हैं। एक तरीके से इसको मानिए प्री एग्जाम है सभी एग्जाम्स के लिए, जो यूपी ट्रिपल सी ग्रुप सी के लिए करा रही है, ये प्री हो गया। अब इसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो अन्य एग्जाम्स के लिए मेंस मान के चलिए उनको, तो वो क्वालिफाई होंगे कि उस एग्जाम में बैठ पाएं। ऐसा सिस्टम एक तरीके से इसको मान सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के ही स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं, बल्कि तमाम राज्यों के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश वाले तो भरेंगे ही, अगर कोई दूसरे राज्य में है और वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश के जो ग्रुप सी पद हैं उसके लिए फॉर्म भरें तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, विज्ञापन जो है ना वो प्रकाशित हो चुका है और ये 2 मई को प्रकाशित किया गया और इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 14 मई से फॉर्म भरे जाएंगे और इस फॉर्म भरने का आखिरी डेट क्या है? तो 17 जून है, 17/6। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये एक इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपको याद रखना है, समझना है। और हाँ, बीच में मैं आपको बताऊं, इसके बारे में और डिटेल बात करते हैं कि उससे पहले कि हम लोग ने बैच भी लॉन्च कर दिया है मात्र 99 रुपीज़ में, लेकिन सबसे कम प्राइस है और पूरी टीम हमारी तैयारी कराएगी। लेकिन ये हर 48 आवर्स में वो प्राइस बढ़ते जाएंगे, 25 रुपये। ठीक है, तो वो बढ़ते थे 500, 600, 700 तक पहुँच जाएंगे। तो 99 रुपीज़ है। जल्दी से जल्दी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत सस्ते में, बहुत कम प्राइस में आप इसकी तैयारी कर पाएंगे, है ना। और इसके बारे में और डिटेल हम बात करेंगे। और हाँ, शार्प लर्निंग ऐप है, उस पर आपको मिल जाएगा। वहाँ शार्प लर्निंग ऐप गूगल प्ले पर जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल प्ले पर शार्प लर्निंग या फिर सन्मय प्रकाश सर्च कर लेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा और वहाँ पर पेड कोर्सेज में ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर डिटेल बात करते हैं। अगले जो इम्पोर्टेंट है, ये आवेदन जो है ना वो uptripplesc.gov.in पर ये आवेदन दिए जाएंगे और जो डेट है आपको मैंने पहले बताया है कि 14 मई से ये फॉर्म भरे जाएंगे लगातार, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, और एक खास बात है, क्या अपडेट, बहुत बेहतरीन अपडेट है। सर आप बताइए ये 3 साल वाला क्या है? जैसे मान के चलिए कि ये जो एग्जाम आपने दिया, तो हर साल एग्जाम देने का मतलब ये था कि अब इस बार जो भी एग्जाम निकलेंगे इस बार के पीटी से निकलेंगे। लेकिन अब जैसे हमारा जो टेट वगैरह वाला सिस्टम होता है ना कि 3 साल तक वैलिडिटी होती थी, अब उसको परमानेंट कर दिया है। उसी तरीके से अगर इसमें आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप 3 साल तक एलिजिबल होंगे। कोई भी गवर्नमेंट, जो यूपी वाली गवर्नमेंट है, वो 3 साल के अंदर ग्रुप सी की जो भी भर्ती निकालेगी, अगर इसमें आपके अच्छे नंबर आते हैं, आप उस एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया में आ रहे हैं, कितने % नंबर चाहिए, तो आप 3 साल तक एलिजिबल होंगे। आपको दोबारा से पैट देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सरकार ने बोला है कि वो हर साल पैट कराएगी, लेकिन आप लोग 3 साल तक एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ बेहतर नंबर है तो आप, ठीक है, अगली बार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम मार्क्स है तो आप बार बार दे सकते हैं। और एक और बात, अगर
इस बार फॉर्म भरा आपने और मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, तो और अगली बार फॉर्म भरा उसमें अच्छे आ गए, और तीसरी बार फॉर्म भरा उसमें और ख़राब आ गए, तो आपका देखा जाएगा इन 3 सालों में आपने जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किस साल किया है वो देखा जाएगा। मतलब वो अगले 3 साल तक जब भी एग्जाम देंगे, अगले 3 साल में जिसमें बेहतरीन मार्क्स है, जी बिल्कुल, सर्वाधिक आपके नॉर्मलाइजेशन सबसे मार्कों के अच्छे आधार नंबरों पर को काउंट किया जाएगा, आपके जो कम नंबर हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा। चाहे आप बार बार एग्जाम दें, 3 साल तक आपके अच्छे वाले नंबर हैं वो काउंट रहेंगे। हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इसमें वो देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि समूह ग जो है ना, उसके लिए ये फॉर्म भरे जाए, मतलब वो इसके ज़रिए, मतलब ये जब आप निकाल लेंगे, बेहतरीन आपके अंक आएंगे, तो समूह ग के यानी ग्रुप सी के जितने भी पद हैं जिसके लिए यूपी SSSC फॉर्म भरवाती है, वो सारे के सारे पदों पर आप एलिजिबल हो पाएंगे कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकें इसके बाद ही। अब सवाल होगा कि ग्रुप सी यानी ग्रुप समूह ग के पद कौन कौन से हैं, तो एक बार वहाँ भी चलते हैं और उसको देखते हैं कि कौन कौन से पद हैं। जो महत्वपूर्ण पद हैं ना, उनको एक बार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये वाले पद हैं। सर आप इधर आइए और इसको एक्सप्लेन करिए जरा। जैसे हम लोग बात करें, सबसे महत्वपूर्ण पद यही आता है हमारा लेखपाल का। आपने देखा होगा 2023 में जो पैट हुआ था हमारा, उसके माध्यम से जो लेखपाल की भर्ती कराई गई थी, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे लेखपाल के पद आए थे, उस पर ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। हालांकि थोड़ी देरी हुई थी ज्वाइनिंग में, लेकिन वो लेखपाल का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। उसी तरीके से हमारा जूनियर असिस्टेंट का पद होता है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं कि किसी में, जैसे मान के चलिए, किसी में टाइपिंग चाहिए, किसी में SSSC चाहिए, लेकिन हाँ बराबर महत्व के पद हैं। ये ग्रुप सी के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे हमारा BDO है, BDO का मतलब होता है ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये भी हमारे गांव का गांव में ही रह सकते हैं हम लोग चाहें तो स्टैनो होता है, वही टाइपिंग वगैरह जो चाहिए। हमारा जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा भी होती है इसी के तहत। और ग्राम विकास अधिकारी ये तो हो ही गया, ग्राम पंचायत अधिकारी भी बोलते हैं, समाज जो हमारा विकास अधिकारी उसको भी वही बोलते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी आते हैं इसके अंतर्गत, सहायक लेखाकार भी आते हैं, लेखा परीक्षक भी आते हैं। जैसे हमारा जो सबसे लेखा परीक्षक का हेड है हमारा CAG, उसी तरीके से राज्यों में भी अलग अलग लेखाकार की परीक्षा होती है, जो ऑडिटर होते हैं या फिर हमारा टाइपिस्ट वगैरह होते हैं, लेखांकन का कार्य करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, उसमें जो एक तरीके से डाटा एंट्री करते हैं, उसके पद भी यहाँ पर जो हमारे यूपी SSSC है ग्रुप सी के अंतर्गत निकालेगी। तो आप PET अगर आपने दे रखा है तो आप एलिजिबल होंगे। हालांकि अलग अलग पदों के लिए अन्य योग्यताएं भी हो सकती हैं, किसी के लिए SSSC चाहिए, किसी के लिए टाइपिंग आनी जरूरी चाहिए, इतनी वर्ड लिमिट है। लेकिन हाँ, जब तक आप पैट नहीं दिए होंगे, उसमें अच्छे नंबर नहीं होंगे आपके, तब तक आप इन पदों पर फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पिछली बार मुझे याद है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे कहा था कि हम फॉर्म नहीं भर पाए, और इन जो पद आए हैं तकरीबन ये बताए जा रहे हैं, जो सूचना आ रही है कि लगभग 50,000 के आसपास जो पद हैं वो इन सब के आने वाले हैं अभी आने वाले वक्त में। तो कितना महत्वपूर्ण है वो। एक तरीके से हम बात करें, जब तक आप पैट नहीं देंगे तो कोई फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे आप लोग। यूपी का, हाँ, यूपी में ग्रुप सी में जब तक आप यूपी SSSC का ये वाला फॉर्म पैट नहीं देंगे, तब तक आप इन पदों पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण एक तरीके से एग्जाम है PET का। इसमें आपके अच्छे नंबर होंगे, वही बच्चे एक तरीके से अन्य पदों के लिए एलिजिबल होंगे। ये मान के चलिए इन विभिन्न एग्जाम के लिए आपका प्री हो गया। अब आपको जो एग्जाम है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए जब आप में उसके अच्छे नंबर प्राप्त रहेंगे तब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें अब चलते हैं आगे। देखिए अब फॉर्म सारा ऑनलाइन भरा जाएगा, विद्यार्थी का पंजीकरण कराना होगा, फोटो वगैरह डालना होगा। इसके लिए हम अलग से आपको बता देंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। जब फॉर्म का डेट आ जाएगा, मतलब डेट जब से, मतलब जिस तारीख से है, तो फिर आपको एक अलग से हम वीडियो भी दे देंगे। हाँ, 14 मई से, तो उस 14 मई की ही शाम तक वो वीडियो आ जाएगा कि क्या क्या करना है, फॉर्म कैसे भरने हैं, ताकि गलतियां ना हो सकें और रिजेक्ट ना हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं आगे। अगला जो है शुल्क के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फ़ी कितना लगेगा इसमें ये देख लेते हैं। देखिए, आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ साफ तौर पर दिया गया है, और आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक अच्छी बात हम लोगों को देखने को मिली है, क्या सर, है ना। आप देखिए, अनारक्षित जो सामान्य कैटेगरी के हैं उनको ये जो फ़ी लगेगा फॉर्म भरने के लिए वो 185 रुपये हैं। ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह के साथ हम जोड़ के बता रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 रुपये हैं।
और अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के लिए 95 रुपीज़ है। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए ये 95 रुपीज़ है। और दिव्यांग जन जितने हैं उनको मात्र 25 रुपये फॉर्म भरने में लगेंगे। तो ये एक अच्छी बात है इस बार, क्या कहते हैं सर आप? क्योंकि आने वाले अलग वक्त अलग में कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फीस है, तो वो सामान्य जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें यही रहती है, सबके लिए सेम नहीं होती है, तो वो यही एक तरीके से अच्छा पैटर्न होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और शैक्षणिक अर्हता के बारे में, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये सर आप बताइए। जैसे किसी ने भी अगर हाई स्कूल कर रखा है तो वो हमारा एक तरीके से उसी का क्राइटेरिया है हाई स्कूल। तो अगर हाई स्कूल या फिर उसके समकक्ष किसी ने भी जो भी एक तरीके से अर्हता धारित कर रखी है हाई स्कूल या फिर उसके समान, तो वो एक तरीके से फॉर्म भरने के एलिजिबल है। इसमें एक तरीके से हाई स्कूल मान के चलिए फॉर्म भरना है। फिर इसके साथ ही हम लोग बात करें, जैसे कुछ पदों में हाई स्कूल के साथ ही साथ आगे जो भी पद हमें भरने हैं, तो कुछ पदों में अगर इंटर की योग्यता है तो इंटर वाले ही भर पाएंगे उनको। ऐसा नहीं कि अगर आपने पीटी दे रखा है अगले अगले एग्जाम की जैसे बात मान के चलिए जैसे हमारा स्टेनो है तो उसकी टाइपिंग चाहिए, तो टाइपिंग जिनके पास है वही भर पाएंगे। लेखपाल के लिए मान लीजिए अगर 12th चाहिए हमें तो 12th होनी चाहिए, बट ये पैट देने के लिए आप लोग हाई स्कूल से एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी पद हैं जो हाई स्कूल लेवल से ही आपको उनमें ज्वाइनिंग मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है, लेकिन पैट भरने के लिए आपको हाई स्कूल वाला ही एक तरीके से क्वालिफिकेशन रखी गई है। और ये है 2025, मतलब अभी जो फॉर्म भरना है उस समय तक आप क्लियर हो तो आप फॉर्म भर सकते जैसे हैं। अभी जो रिजल्ट आया है वो भी भर पाएंगे, वो भी भर पाएंगे। ठीक है, अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। ये देखिए आयु सीमा के बारे में हम बात करेंगे, सर आप बताइए इसके जैसे बारे में। मान के चले इसमें डेट दे रखी है 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 को जो भी 18 साल का हो जाएगा यानी कि वयस्क हो जाएगा वो ये पैट का फॉर्म भर पाएगा। और मैक्सिमम एज हमारी है 40। मैक्सिमम एज कितनी है? 40। तो 1 जुलाई 2025 को जो भी न्यूनतम 18 साल का और एक तरीके से मैक्सिमम एज यानी कि 40 से थोड़ा सा कम रहेगा वो हमारा फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, तो ऐसी करके इसमें क्या है, आयु सीमा है, ये एलिजिबिलिटी फॉर एक और बात इसमें कही गई है कि जो नियमानुसार जो छूट मिलती है ना आयु में, वो सब इसमें भी रहेंगी। जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग को, SC ST को जो छूट मिलती है वो सारे के सारे शासनादेशों के अनुसार वो पहले से जो छूट चली आ रही है वो सब छूट मिलेगी एज में। जैसे किसी को 5 साल के लिए मिलती है, किसी को 3 साल, वो अलग अलग कैटेगरी का हिसाब से अलग अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ मिलेगी ये भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आरक्षण के बारे में इसमें है। तो ये आरक्षण जो है ना, मतलब ये है कि PET है और इसमें भी मतलब जैसे एक अगर मान लीजिए लेखपाल का कोई की भर्ती आ गई तो फिर उसमें भी ये बता दिया जाएगा कि जैसे अलग अलग कैटेगरी हैं। जनरल के लिए ये कट ऑफ होगा, हाँ, जैसे परसेंटाइल वाला जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो परसेंटाइल जाता है वो भी एक तरीके से अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उसी हिसाब से चीज़ें वहाँ पर पोस्ट निकलती हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर इतने, जैसे मान के चलिए टोटल 1000 पद निकले तो जनरल के 500 हैं अगर मान लीजिए, तो उसी अनुपात में जितने अनुपात में 500 गुणा जितने भी उनको बच्चे लेने हैं तो उसी अनुपात में लेंगे। SC के लिए जितनी भी परसेंटाइल रखी गई है, जितने भी पद हैं उसमें गुणा करके उतने ही बच्चे लेने हैं, तो परसेंटाइल यानी कि आरक्षण वाली व्यवस्था ऊपर नीचे हो सकती है इस तरीके से। हाँ, अलग अलग जो आरक्षण है उस समय। अब ये क्या है कि परीक्षाएं होंगी और कोशिश ये कहा जा रहा है, इसमें ये कहा गया है कि आयोग के द्वारा कोशिश होगी कि एक पाली में हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्म बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है उत्तर प्रदेश में, तो उससे ज़्यादा अगर फॉर्म हो रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि एक से अधिक पालियाँ, एक से अधिक शिफ्ट, हाँ, और कई दिनों में ले सकते हैं ये। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग एग्जामिनेशन के डेट हो सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म भरे। पिछली बार भी देखा था शायद 2 या 3 दिन चला था और एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट हो गई थी, तो काफी टाइम लंबा। और इस वजह से क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन का भी मामला ये होगा। एग्जामिनेशन कब होगा इसके बारे में अभी सूचना नहीं दी गई है, कहा गया है कि आगे हम बताएंगे, आयोग ने ये कहा है इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्कोर की वैधता जो मैंने पहले बताया, आप बताइए सर। हाँ हाँ, यही चीज़ है बताई गई थी
यानी कि सबसे ज्यादा अपडेट और सबसे ज्यादा जो चर्चा है उसकी यही है इस वक्त। 3 साल वैलिडिटी रहेगी। जैसे पिछली बार बोला था सरकार ने 23 वाला 23 के लिए, 24 वाला जो भी भरेंगे उसके अगले एग्जाम के लिए, और 25 वाला अगर होगा तो उसके अगले एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, जब तक नया पैट नहीं हो रहा। लेकिन अब मान लीजिए चलिए 25 में पैट करा दिया सरकार ने, अगले साल फिर सरकार अगर 26 में भी पैट करा देती है, तब भी 25 वाले भी एलिजिबल रहेंगे अगर उनके अच्छे नंबर हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो एक तरीके से परसेंटाइल जाती है, अगर उसमें उस क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो भी क्या कर पाएंगे, लेखपाल की या किसी अन्य भर्ती में एलिजिबल हो पाएंगे। 3 साल कर दी गई है ये एक तरीके से अवधि। ये एक बहुत शानदार काम किया गया सरकार ने, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में एग्जामिनेशन भी अब जैसे 23 के बाद अभी 25 में लेकर आए हैं। अब ये देख लेते हैं हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। ये काफ़ी डिटेल में सिलेबस है, लेकिन उससे पहले इसको एक संक्षिप्त में एक बार यहाँ देखिए आप संक्षिप्त में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हाँ, ये अलग अलग कैटेगरी दे रखा है। आप सभी को पता है 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न दिए जाते हैं, तो 100 प्रश्नों का एक तरीके से यही आंकड़ा है कि कितने प्रश्न रहेंगे, क्या क्या हिसाब रहेगा। शॉर्ट में हम लोग देखें तो 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न जो करने हैं, इतने सब्जेक्ट से विभिन्न 100 प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर रहेंगे, ये भी यहाँ पे दे रखा है शॉर्ट में। अब जैसे इंडियन हिस्ट्री है, हाँ, इसमें हिस्ट्री क्या से मान के चलिए 5 सवाल आएंगे आपको, 5 एक तरीके से नंबर मिलेंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, वही हमारा भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उससे हाँ, 5 प्रश्न होंगे। जियोग्राफी से 5 होंगे। हम आगे बताएंगे कि उसमें क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या आएंगे, लेकिन चीज़ों को पहले एक बार एक नज़र में देख लीजिए। तो इंडियन इकोनॉमी, ये आएगा 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के होंगे। फिर ये पॉलिटी है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के होंगे। फिर जनरल साइंस होगा 5 नंबर का, 5 प्रश्न। करेंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसमें 10 प्रश्न होंगे और 10 नंबर के होंगे। और साथ में जनरल अवेयरनेस है, ये 10 सामान्यतः स्टैटिक जीके बोलते हैं, स्टैटिक जीके बोलते हैं, स्टैटिक जीके। तो यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे ना, ये जीएस हो गया, और ये जीएस कितने मार्क्स के हो गए हैं टोटल? 50। तो काफी बड़ा रोल है जीएस और जीके मिला के और प्लस करंट मिला के, 50% है। और 23 वाला मुझे याद है कि 50 नंबर ही किसी के नहीं आए थे, बहुत ही कम बच्चे थे जिनके 50 नंबर के आसपास भी पहुंचे। अच्छा, उससे पहले वाले में ठीक ठाक आ गए थे। पहले वाले में 60-70 के आसपास नॉर्मल थे बच्चों के, कुछ के 75 से 80 के बीच भी आए थे 22 और 21 वाले पैट में। लेकिन 23 वाला जो पैट हुआ था उसमें 50 नंबर भी लाना किसी के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि पूरा घुमा कर पूछ दिया गया था, सवाल वही थे, लेकिन इस तरह से पूछा उसने कि स्टूडेंट के दिमाग खराब हो गए थे। लेकिन बाद में जब उसका हुआ कि नहीं, स्कोर जो है 27-28 के आसपास ही रहेगा, उसी पर उन लोगों ने। बाकी सबसे अच्छी चीज यह है कि कंपटीशन है। आपको ये नहीं कि मुझे 100 में से 100 लाने हैं, आपको बस इतना करना है कि मुझे औरों से अच्छे लाने हैं। कंपटीशन का सबसे अच्छा रूल ये रहता है कि हमारा कितना भी खराब पेपर हो लेकिन औरों से अच्छा हो जाए, ठीक है। और मेरे चाहे कितना भी अच्छा हो, मेरे से अच्छा अगर किसी का हो गया तो उसका नंबर आएगा। तो आपको करना बस ये है कि औरों से यानी कि एवरेज से ऊपर जाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि 100% ही लाने हैं नंबर, या फिर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपके 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। पहले ये देखो कितने का इतने आ रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ी चीज ये है कंपटीशन में। मैथ्स की बात करेंगे, एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के। जनरल हिंदी है, ये 5 नंबर के होंगे, 5 प्रश्न होंगे। जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश, ये 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के। रीजनिंग यानी लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के होंगे। हिंदी जो है ना 2 है, एक तो जनरल हिंदी और एक गद्यांश का विमोचन और विश्लेषण है। हाँ, ये 10 नंबर के हैं और 10 प्रश्न होंगे। फिर डीआई है, हाँ, और ये क्या है ना, ये टोटल 20 नंबर का होगा। जैसे उसमें कोई भी चार्ट आते हैं ना, गोलाकार चार्ट आते हैं, कुछ इस तरीके के चार्ट आते हैं, जैसे हार्ट रेट चलती है उस तरीके के चार्ट आते हैं। फिर उसका विश्लेषण करना होता है कि 2 चीज़ों में तुलना कीजिए, कंपनी ए है या फिर व्यक्ति ए है, तो वो हमारा डीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब तो ये चीज़ तो आप बेसिक चीज़ें समझ लिए। अब इसको थोड़ा और डिटेल में सिलेबस को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ओके, टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और पूर्णांक होगा 100, यानी टोटल 100 समय हमारा 2 घंटे। हाँ,
अब हम लोग अब बात सर करें ये बताइए इतिहास। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता, हम लोग बोलते हैं सबसे प्राचीन 3 सभ्यताओं में से ये थी, और ऐसी एकमात्र सभ्यता है चीन वगैरह के छोड़ दिया जाए तो प्राचीन जो 3 सभ्यता थी, जैसे मिस्र थी, मेसोपोटामिया था और सिंधु घाटी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता है जिसके अवशेष हमें आज तक भी देखने को मिलते हैं। तो हमारी 3 प्राचीन सभ्यताओं में से ऐसी सभ्यता है जो अब तक चल रही है, इसके काफ़ी सारे अवशेष भारतीय जो संस्कृति है उसमें अब तक देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा वैदिक हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैसे आपको पता है गौतम बुद्ध ने हमारा एक तरीके से 600 BC में जो बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था उनके बारे में। मौर्य वंश हो गया, हमारा सम्राट अशोक हो गए, ठीक है। स्पेशली मौर्य वंश में मौर्य वंश की स्थापना, ये क्या, ये सारी चीज़ें देखनी है, लेकिन मेन चीज़ें क्या पढ़नी है, सम्राट अशोक। गुप्त वंश, इसमें एक तरीके से सिलेबस बहुत ही लिमिटेड दे रखा है, आपको उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बाकी बेसिक जानकारी आपको थोड़ी बहुत सबके बारे में होनी चाहिए। हर्षवर्धन, ठीक है, ये हमारा एक तरीके से बात करें जो एक तरीके से जो हमारा मगध साम्राज्य था उसके बाद ही एक तरीके से हर्षवर्धन का जो एक तरीके से उदय हुआ था। अब देखते भी हैं इलाहाबाद प्रयागराज में ये आके हर 5 साल के बाद एक सभा कराते थे, वहाँ पे दान देते थे, ऐसी चीज़ें प्रश्न आते रहते हैं वहाँ से। राजपूत काल की बात करें, ठीक है, फिर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत की बात करें, मुगल काल की बात करें, मुगल काल में भी आपको देखेंगे कि अकबर से मुख्यतः सवाल आते हैं, फिर कुछ किताबों से सवाल आ जाते हैं। फिर मराठा साम्राज्य आजकल काफ़ी चर्चा में है, तो 1-2 सवाल तो इससे आएगा ही आएंगे। ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ठीक है, वही हमारा ब्रिटिश शासन में जो विभिन्न कंपनियां वगैरह आई थी, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखना है, ठीक है, ब्रिटिश का क्या प्रभाव हुआ। फिर हम लोग देखें भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन एक तरीके से हुआ था उसके बारे में चीज़ें देखनी है। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो इसमें स्वाधीनता आंदोलन, गांधी, उग्रवादी, उदारवादी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। फिर स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुए थे हमारे, स्वदेशी 1905 में, आपको सविनय अवज्ञा एक तरीके से बात करें हम लोग 1920 में। फिर महात्मा गांधी के आगमन के बाद एक तरीके से 1930 में बहुत सारे आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। क्रांतिकारी आंदोलन आपको पता ही होगा, हमारे क्रांतिकारियों में सबसे बड़ा नाम आता है हमारा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में थोड़ा देखना है, इनकी क्या नीतियाँ थीं, उग्र राष्ट्रवाद क्या है। विधायी संशोधन यानी कि ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो संशोधन किए गए थे वो भी देखने हैं, 1773 का एक्ट क्यों लाया गया, क्या क्या प्रावधान थे, ऐसी तरीके से 1935 का अधिनियम था वो भी देखना है हमें। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, अभी बात ही हमने की, एक तरीके से INA बनाई गई थी, इंडियन नेशनल आर्मी। फिर एक बीच में IRA भी थी 1930 के आसपास। फिर ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना ही है, उन्होंने बोला था वही गांधी को एक तरीके से राष्ट्रपिता, तो सुभाष चंद्र बोस 1946 में 6 जुलाई के आसपास जो 1944 में जो उन्होंने भाषण दिया था उसके बारे में बात करनी है। तो भूगोल की बात करें तो भूगोल में हम लोग देखें तो नदी और नदी घाटी, 5 प्रश्न होंगे, जितने भी GS के अलग अलग टॉपिक हैं 5 दे रखे हैं, जो हमने पहले सिलेबस में देखा था कि इससे इतने सवाल आने वाले हैं। तो नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल कहाँ पे है, विश्व के भी देख सकते हैं और इंडिया के भी देख सकते हैं खासकर। खनिज संसाधन की बात करें, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, बगल वाले देश, ये हमारा GK में भी आ जाता है, यहाँ पे जा सकता है। बिल्कुल। जलवायु और मौसम, भारत में कौन सी जलवायु, कौन सा मौसम कब रहता है, वर्षा सबसे ज्यादा कब होती है, ठीक है, 4 मौसम है एक तरीके से बात करें तो चारों में कौन सी वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो वहाँ पे भी एक तरीके से देख सकते हैं। टाइम जोन के बारे में बात करें तो भारत का टाइम जोन कितना है, अक्षांश देशांतर के हिसाब से जो तय होता है वो हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत। जनांकिकी परिवर्तन, प्रवास, आपको पता है काम की तलाश में एक कहाँ जाते हैं समय के लोग, एक शहर से दूसरे में, गांव से शहर में, और एक तरीके से एक देश से दूसरे देश में भी जाते हैं। आगे हमारा इकोनॉमी में भी 5 प्रश्न है, ठीक है, 5 नंबर के हैं। योजना एक तरीके से आयोग है, अब हमारा नीति आयोग हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गई है। विस्तृत अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। हरित क्रांति के आप देखेंगे कि विभिन्न सारे फर्ड क्रांति में कौन सी योजनाएं शामिल है, हरित क्रांति में क्या क्या शामिल है, ठीक है। गोल क्रांति किसको कहते हैं, काली क्रांति किसको कहते हैं, इस तरीके से सवाल आए हुए। 2023 में भी ये आया था, फर्ड क्रांति किससे संबंधित है, इस तरीके से सवाल आते हैं। दुग्ध क्रांति एक तरीके से, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, कितनी बैंक थी, ऐसे सवाल मिल जाते हैं। अभी जो ग्रामीण बैंकों का जो मर्जर हो रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, उसमें जुड़ जाएगा ये बैंकों में। 1991 के सुधार जो आए थे, कौन उस टाइम पे प्रधानमंत्री था और कौन एक तरीके से वित्त मंत्री था, ऐसे सवाल मिल जाते हैं कभी कभी देखने को। कृषि सुधार हमारे जो किए गए हैं, कृषि सुधार में क्या आता है, एक तरीके से हदबंदी है, जमींदारी उन्मूलन है और एक चकबंदी है, ये सब क्या है हमारे कृषि सुधार के अंतर्गत आते हैं। ढांचागत सुधार में इसको बोलते हैं। श्रम सुधार में अभी हाल ही में 2020 के आसपास सरकार ने विभिन्न जो 29 कानून थे श्रम से संबंधित, उनको 4 कानूनों में बांट दिया है।
तो श्रम संहिता बना दी है, तो वो एक तरीके से आर्थिक सुधार हम लोग बात करें, जीएसटी 101 संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन पॉलिटी के अंतर्गत भी यहाँ पे जीएसटी वही पढ़ना है। इसी तरीके से हमारा ये संविधान वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे 5 नंबर से आएगा ये। भारतीय संविधान के बारे में बात करनी है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आप लोग देखेंगे भाग 3, भाग 4, संसदीय प्रणाली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम हो, आप लोग पीसीएस दें, आईएएस दें, सभी के पढ़ना ही है, और हाँ। वो आता ही है प्रश्न। संघीय प्रणाली, संघ शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये हम लोग बात करें भाग 11-12 के अंतर्गत, ये सारे प्रमुख विशेषताओं में हम लोग यही देखते हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कौन सी अनुसूचियां हैं, और ये सारी चीजें देखते हैं। जिला प्रशासन की हम लोग बात करें, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा बहुत ज्यादा। हाँ। सामान्य विज्ञान की बात करें, यहाँ पे 5 प्रश्न आते हैं, तो इसमें ये प्रारंभिक है, भौतिक विज्ञान, हाँ, प्रारंभिक मान के चलिए रसायन विज्ञान, कक्षा 8-9 के आसपास की जो हमारी हाँ 9th के आसपास ज्योग्राफी, सॉरी क्या बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, खासकर बायो का ज्यादा प्रश्न होता है। खासकर मान के चलिए 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो इसमें से मान के चलिए 2 या 3 तो सीधे सीधे बायो से होंगे, 3 तक आ जाएंगे बायो से, ठीक है। आगे हम लोग बात करें अंकगणित की, तो अंकगणित में हम लोग पढ़े पूर्ण संख्या, भिन्न, ये तो सारी चीजें आपको मैथ वाले सर बताएंगे। बाकी सामान्य सी बात है, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, ये नॉर्मल टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में आप लोग उठा लीजिए, मिलेंगे 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर। हाँ, वर्गमूल, घातांक, औसत, ये एक तरीके से फिक्स कर दिया है यहाँ पे कि इससे बाहर सामान्यतः सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यही मैथमेटिक्स बस हाँ, इतना ही पूछा हाँ, जाएगा, इतने इसी ही- में से पिछली बार भी यही हुआ था, इसी से पूछा गया 6 टॉपिक है, उसमें से 5 सवाल आएंगे आपके पास, ठीक है। अब आइए सामान्य सामान्य हिंदी, इनके बारे में जो प्रदीप सर हैं वो चर्चा बताएंगे, करेंगे। और ऐसा करते हैं उनको हम बुलाते हैं और वो आपको बताते हैं। नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं प्रदीप सर हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी जॉब न्यूज़ में। हमारा ऐप है शार्प लर्निंग ऐप। सभी बच्चे जानते हैं कि हाल ही में यूपी SSSC 2025 की घोषणा हो चुकी है। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं हिंदी का सिलेबस, जो यूपी SSSC पैट में हिंदी के सिलेबस में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या रणनीति रहेगी, उसके बारे में जानेंगे आप मेरे साथ। आइए जुड़ते हैं साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूपी SSSC पैट में हिंदी के सिलेबस में जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है ओनली। केवल 15 क्वेश्चंस ही आपके सिलेबस में आएंगे। उस 15 क्वेश्चंस को भी यहाँ पर मैं 2 भाग में डिवाइड करना चाहूँगा, जिसमें से साथियों पहले जो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेट करते हैं आपके हिंदी व्याकरण के सेक्शन को। यानी हिंदी व्याकरण से जो केवल और केवल प्रश्न आने वाएंगे वो केवल 5 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं वो रहेंगे आपके पैराग्राफ। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो गद्यांश से रिलेट करेंगे बाकी के आपके 10 क्वेश्चन। साथियों ये आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, आप भी जानते हैं, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पैराग्राफ में यानी गद्यांश में फुल में से फुल मार्क्स किस तरीके से गेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हिंदी व्याकरण में। आप भी जानते हैं हिंदी व्याकरण इतना छोटा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हिंदी व्याकरण में जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो सिलेबस में दिए गए हैं उस सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। साथियों सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ मेंशन किया गया है वो है आपका संधि। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे और किस तरीके से संधि विच्छेद से आप संधि करेंगे। जितने भी संधि के नियम्स हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं साथियों, आई गारंटेड मैं आपको उंगलियों पे याद कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है आपकी विलोम शब्द और पर्यायवाची, जो कि ये वोकैब का पार्ट माना जाता है। किस तरीके से आपको वोकैब याद करनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि साथियों आप अभी से और आज ही से अगर पर डे अगर 10-10, 20-20 वोकैब भी अगर याद करते हैं तो एग्ज़ाम के समय तक आप बहुत अच्छे तरीके से वोकैब सेक्शन याद कर पाएंगे। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा वोकैब को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक। नेक्स्ट है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये भी एक वोकैब के पार्ट के अंदर ही मान सकते हैं आप इसे भी आपको पर डे याद करना होगा। और मैं तो आपको जब जुड़े हैं आप मेरे साथ तो आई गारंटेड मैं आपको ट्रिक्स से भरपूर बताऊंगा किस तरीके से आपको याद करना है। अगला टॉपिक है साथियों लिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। आप भी जानते हैं हिंदी में लिंग केवल 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि सामान्य रूप से 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग।
किस लिंग को आप याद करेंगे, इसके जितने भी नियम्स हैं वो सारे नियम्स आपके सामने रखे जाएंगे। जैसे इस धरती पर जितने भी वृक्षों के नाम हैं साथियों वो पुल्लिंग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नदी और झीलों के जो नाम हैं वो साथियों वो स्त्रीलिंग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जलीय एवं स्थलीय भागों के नाम सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो साथियों इस लिंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सारे नियम आपको बताए जाएंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द का स्त्रीलिंग बने और हर शब्द का पुल्लिंग बने। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे आप मेल से फीमेल में कन्वर्ट करेंगे और फीमेल से मेल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। साथियों शायद आपको कुछ नया लग रहा होगा, ये नया टॉपिक नहीं है, इसी को हम शब्द युग्म के नाम से भी जानते हैं, शब्द युग्म के नाम से भी जानते हैं, और इसी शब्द युग्म को आप भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। अभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि सर हमें नहीं पता कि भिन्नार्थक शब्द क्या है। तो साथियों अभी हाल ही में 2024 में जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम हुआ था उसके हर शिफ्ट के एग्ज़ाम्स में भिन्नार्थक शब्द के एटलीस्ट 3 से 4 प्रश्न आए थे। शब्द युग्म किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक समान रहता है लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने लिखा साथियों एक शब्द आपके लिए, कोश। एक शब्द लिखा मैंने कोश और एक लिखा मैंने कोस। आप देख पा रहे होंगे जब हम इन तीनों का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण लगभग एक समान है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। देखिए जो लास्ट वाला जो कोश है, इस कोस का मतलब होता है दूरी, और एक कोस बराबर कितने किलोमीटर होते हैं साथियों? 3 किलोमीटर। आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में आप और हम मेज़रमेंट के लिए किलोमीटर का जिक्र करते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो आज भी कोस का इस्तेमाल करते हैं। इस कोस का मतलब होता है दूरी। इस कोश का मतलब होता है साथियों खजाना, और इस कोश का मतलब होता है शब्द भंडार या शब्द संग्रह। तो साथियों इन्हीं शब्दों को कहा जाता है शब्द युग्म, जिनका उच्चारण एक समान हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुहावरे और लोकोक्तियां। ये तो आपने बचपन से पढ़े होंगे साथियों। सामान्य अशुद्धियां, जिसे हम इंग्लिश में एरर कह सकते हैं, किस तरीके से के शब्द को सही परिवर्तित रूप लिखा जाएगा। जैसे कि आप भी जानते हैं कि हमें दे दिएगा एक शब्द अंजलि, फिर पूछा जाएगा कि बच्चों बताइए इसका शुद्ध रूप क्या होगा। अभी आधे से ज़्यादा बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने तो सही लिखा है, जबकि अंजलि में बच्चों आप भी जानते हैं जो ल है उस पर हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है। तो शुद्ध वर्तनी के जितने भी नियम हैं, कौन कौन से टिपिकल शब्द हैं जो आपके समक्ष नहीं आए हैं, उन सभी शब्दों को लेकर आऊँगा मैं आपके साथ। द लास्ट सेक्शन इज लेखक एंड रचनाएं। हिंदी साहित्य में जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे आप मुझसे। किस काल से कौन कौन से कवि संबंध रखते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सारी की सारी केवल 4 लाइन में जितने भी साहित्य के जो कवि हैं उनको एक बार मैं याद कराऊंगा। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं छोटा सा आप लोगों के लिए। मैंने कहा श्री अमीर चंद्र विद्या सागर नाले में जा गिरी। साथियों देखिए इस एक लाइन से आप आदिकाल के रचनाकारों को याद रख सकते हैं। जैसे श्री से बनता है श्रीधर, अमीर से बनता है अमीर खुसरो, चंद्र से बनता है चंद्रबरदाई, विद्या से बनता है विद्यापति, सागर से बनता है शाडंगधर, नाले से बनता है नरपति, और जगगिरी से बनता है जगनिक। इस केवल एक लाइन से आपने याद किए आदिकाल के प्रमुख राइटर्स, ठीक है। और एट लास्ट आप भी जानते हैं कि आखिरी जो सेक्शन है वो है आपका हिंदी गद्यांश का। आप भी जानते हैं कि आपको इस प्रकार से एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको इसी पैराग्राफ में से रिलेट करके इसका आंसर देना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ कराऊंगा मैं, कोई भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है।
कुछ बच्चे सोचते हैं ना हल्के में, तो वो बाद में फिर हल्के में ही हो जाते हैं। इसलिए बच्चों दिन और रात एक कर दीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आई है। तो ठीक है, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू। तो धन्यवाद प्रदीप सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, ये सुधांशु सर ये आपको पूरा क्लियर करवाएंगे अंग्रेजी का, जो सामान्य अंग्रेजी है उसके बारे में पूरा बताएंगे। क्या क्या है ये, अगर अंग्रेजी को देखें तो क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं? अंग्रेजी में एक तो व्याकरण वाले सवाल आ जाते हैं, 5 प्रश्न सवाल होंगे आने। पहली तो उसमें पहला तो पैराग्राफ आ जाएगा जिसमें 2 से 3 सवाल होते हैं। एक पैराग्राफ दे रखा है, उसी पैराग्राफ से आपको सवालों के उत्तर देने होते हैं, जो सामान्यतः हम लोग क्लास 8 में, 10 में, 12th में सब में करके आते हैं। तो वो यही है, एक पैराग्राफ दे रखा होता है इंग्लिश में, उसमें से 2-3 सवाल उसी से संबंधित होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण आ सकती है, सिनोनिम, एंटोनिम, पर्यायवाची, ये आपने सुने होंगे हिंदी में, वही एक तरीके से अंग्रेजी में आते हैं कि इसका सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है। इसी तरीके से सवाल आप लोग 23 वाला पेपर देखें, 22 वाला देखें, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर रीजनिंग के लिए हम लोग रीजनिंग बात जो है करेंगे। ना, इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूँ अमित सर को। अमित सर जो है ना, अमित पाठक सर, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। रीजनिंग साथ में ये आपको डीआई के बारे में बताएंगे। तो आइए अमित सर। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित पाठक। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आप लोगों ने देख लिया होगा, स्क्रीन पर आपको देखना शुरू हो गया कि 5 मार्क्स की रीजनिंग आपको आएगी और 5 वाली क्लास आपको यहीं से मिलने वाली है। तो हम लोग बेटा सबसे पहले बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। वर्ड लिखा हुआ लॉजिक प्लस रीजनिंग। एक्चुअली लॉजिक रीजनिंग होता क्या है? रीजनिंग को हम लोग नॉर्मली जब बात करते हैं 3 तरीके से डिवाइड होती है। एक होती है बेटा वर्बल, और एक होती है नॉन वर्बल, और एक होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। पर हम लोग जो पैट के थ्रू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो बेटा यहाँ जो सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाएगा केवल आपकी वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग की बात की जा रही है। तो उसी कड़ी में हम लोग चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। हम बात करते हैं मेजर एंड माइनर। बेटा एक्चुअली ये टॉपिक होता क्या है, आपको मैं एक शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो बेटा एक वर्ड होता है साइलोजिज्म, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा कथन और निष्कर्ष। क्या बोल सकते हैं इसको? कथन और निष्कर्ष। कथन क्या होता है, मैं आपको आज क्लास के अंदर ही समझा दूं कि कथन एक्चुअली होता क्या है, कि हम किसी भी बात को 2 तरीके से जब जोड़ के कहते हैं वो आपका एक कथन होता है, और उसके निष्कर्ष 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, वो आपका कथन निष्कर्ष होता है। इसी वर्ड को आयोग ने क्या करा, डरा के लिख दिया मेजर एंड माइनर। स्टूडेंट डरने लग जाता है। एक्चुअली होता क्या है, इसको बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे क्लास के थ्रू। ओके, चलिए हम बात करते हैं बेटा, फिर आगे चलते हैं, ऑर्डर और रैंकिंग की बात करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति की आपको पोजीशन दे दी जाएगी लेफ्ट से या राइट से, और आपको बताना होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें डिटेल के अंदर जब आप क्लास में जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी रीजनिंग में क्या ऐसी कमियाँ रहीं, वो हमें आज पूरी करने को मिलना ही शुरू हो गई क्लास से। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं बेटा रिलेशनशिप की, यानी ब्लड रिलेशन। अगर मैं इसकी प्रॉपर आपसे बात करूं तो आपके रिश्तेदारी आपको मार्क्स दिलवाएंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया बेटा कि चीज़ों को समझना है कि फादर मदर ये जितने रिलेशंस हमारे होते हैं उनसे हमारा क्या वाकई में क्या रिश्ता है, वो सारा टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन के अंदर। ठीक है बेटा, फिर हम लोग बात करते हैं अच्छी तरीके से यहाँ हम सेपरेटिंग ऑफ ऑड एंड आउट। यानी आपको क्या करेगा इस टाइप के क्वेश्चनों में बेटा, 4 दे देगा आपको ऑप्शंस, और आपसे कहेगा एक अलग बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कैलेंडर एंड क्लॉक का। पिछली साल एग्जाम के अंदर क्लास के ही क्वेश्चन बच्चों को देखने को मिले, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको भी इसी क्लास के क्वेश्चन फिर से देखने को मिले। कैलेंडर के अंदर क्या होगा बेटे, एक आपको डेट ऑफ बर्थ दे देगा और आपसे पूछेगा कि उस दिन उसका जन्म हुआ था, दिन क्या था, यह आपसे पूछ लेगा। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, तो हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के अंदर भी डीपली चीज़ों को समझेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा क्लॉक। घड़ी हम लोग सब देखते हैं, पर हमें किसके अकॉर्डिंग घड़ी देखनी है? हम जो घड़ी देखते हैं उसके साथ साथ हम लोगों को जो घड़ी देखनी है बेटा रीजनिंग के अकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक टाइम दे देगा, कौन पूछा जाएगा, आपसे समय पूछ लिया जाएगा। तो ये क्लॉक वाले टॉपिक के अंदर हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि बेटा किसी भी चीज़ का कारण और प्रभाव क्या होता है। एक आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट, और उसका आपसे पूछा जाएगा इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो आपको डिटेल में बताना है और चीज़ों को शानदार तरीके से सीखना है, तो क्लास में आना पड़ेगा। फिर देखिएगा हम लोग बात करते हैं बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग की हम लोग बात करते हैं। तो ए से लेकर जेड तक आपको ABCD बेस्ड आपको क्वेश्चन क्लास में सिखाए जाएंगे, और क्या ऐसी कमियां रहीं पिछली बार क्लास के अंदर बच्चों की जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम रहे, वो भी क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा जितने भी तर्क और
विश्लेषण निर्णय की बात करते हैं बेटा, जितने भी आपके कथन, निष्कर्ष, कथन, अवधारणा, पूर्ण धारणा, ये जितना ओवरऑल आपको दिखाई देता है ना, यानी इसी को बोलते हैं प्रॉपर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग। ये जितना आपको ओवरऑल दिखाई देगा ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होगा। इतनी बात क्लियर आ गई। तो अगर आप लोगों को बेटा 5 मार्क्स क्लास से लेने हैं तो आप इस क्लास से जुड़िए, आपको पता लग जाएगा कि सर 5 मार्क्स कैसे आते हैं। पूरा 100% आपको मिल जाएगा। मैं 99 परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। इसी क्लास से आपको मिलने वाला है। क्लियर हो गई बात। इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, इस रीजनिंग के साथ साथ मैं आपको एक क्लास कराने वाला हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। आपने देखा होगा। अब एक्चुअली ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला टॉपिक हम इसकी बात करेंगे बेटा, DI की बात करेंगे यहाँ। एक्चुअली DI होती क्या है, ठीक है। आपको क्या कर देगा बेटा, इसको हिंदी में बोला जाता है डाटा विश्लेषण, ठीक है। तो अब डाटा विश्लेषण एक्चुअली होता क्या है, हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि बेटा डाटा विश्लेषण होता क्या है। देखिए, एक आपको डेटा दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपके क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई एक पाई चार्ट दे दिया, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ लेगा, पाई चार्ट देकर वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। या फिर आपसे बेटा लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। एक लाइन दे दी जाएगी, उसका भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ये बेटा पूरी आपकी क्या होती है, DI होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। और लाइन ग्राफ का क्वेश्चन, पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास में सिखाए जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग प्रॉपर आपसे बात करें तो यहाँ देखिएगा 20 मार्क्स की DI है। तो पूरा डिटेल में जाएंगे। और DI हमने आपको समझा दिया एक्चुअली होता क्या है। किसी भी डाटा के आधार पर कुछ आपको नंबर्स दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने, वो आपकी DI होती है। क्लियर। तो आप जरा देखिएगा कि 10 और 10 20 मार्क्स ही हो गए, 5 मार्क्स की आपकी रीजनिंग हो गई, यानी टोटल आपके 25 मार्क्स हो गए जो आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं। तो बेटा प्लीज़ जल्दी से क्लास से जुड़िएगा और जल्दी से एडमिशन लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास से आपको क्वेश्चन मिले और वाकई सन में सर आपको चीज़ें समझाएंगे। ओके क्लास, नाइस मीट यू। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, और ये है समसामयिक यानी करंट अफेयर्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के, है ना सर। काफ़ी महत्वपूर्ण ये होने जा रहा है। और इसमें साफ तौर पे लिख दिया है भारतीय और वैश्विक, इंडिया के और वर्ल्ड के सभी वर्ल्ड के का करंट दो टोटल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। अगर इसको डिकोड करेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। इस देश में जो महत्वपूर्ण पद हैं उस पर कौन कौन से हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो फैसले ले रही है सरकार, महत्वपूर्ण, ओके, पॉलिटिक्स से रिलेटेड योजना हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो हो गए, महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, बजट हो गया केंद्र के और उत्तर प्रदेश के राज्य के बजट हो गए आपके, ठीक है। किसी गणमान्य व्यक्ति का जो महत्वपूर्ण हो गई, उनकी डेथ हो गई, किसी को कोई पुरस्कार मिला है, पुरस्कार मिला, अवार्ड से रिलेटेड। स्पोर्ट्स से क्या पूछेगा। देखिए, कई बार ना बच्चे हमसे पूछते हैं कि ये बताइए सर वो लिस्ट दे दीजिएगा कि किस स्पोर्ट्स के कौन खिलाड़ी हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा। अभी है क्या ना, 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि स्पोर्ट्स के अवार्ड कौन कौन से मिले हैं और वो किन किन खेल से जुड़े हुए थे। और हाल फिलहाल में पिछले 2 सालों में जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल प्राप्त किया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो किन किन खेल से हैं, चाहे वो पैरा गेम हो, चाहे सामान्य गेम हो। ओलंपिक हमारे जाते हैं, जो भी खिलाड़ी गए हैं वो किस खेल से संबंधित, पद्म श्री जिसको मिला है, पद्म पुरस्कार जो भी होते हैं हमारे, ये सब कुछ ये किसको मिले हैं, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। GI टैग हो गया, हाँ, दिवस हो गया, दिवस से रिलेटेड उसमें ये थीम वगैरह भी पूछ देते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, भारतीय और वैश्विक दुनिया भर में जो स्थितियां हैं उस पर क्या है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें जो बदलाव है वो सब चीज़ें इसमें करंट अफेयर्स जो मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा इसमें, ठीक है। आगे हमारा जीके जिसको बोलते हैं जनरल, हमारा जो नॉलेज होती है, या फिर स्टैटिक जीके जो बोलते हैं, स्टैटिक जीके हो गया। फिर भारत के पड़ोसी देश, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, ये भी हमारा 10 नंबर का आता है। देश, राजधानी, मुद्रा, देश की राजधानी क्या है, देश ये मैं स्पेशल करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें 3D मैप के जरिए करवाऊंगा मैं। अगर आप करंट अफेयर्स देखते होंगे हमारा, तो उसमें 3D मैप का यूज़ करते हैं हम। एक एक देश के बारे में वहाँ ले जाएंगे, उसके पड़ोस के देश कौन हैं, वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ कौन पदस्थापित हैं अभी, ठीक है, राजधानी क्या है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा।
भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको पता ही 28+8 ये पॉलिटी में भी पढ़ेंगे आप लोग, ज्योग्राफी में भी आपको देखने को मिलेगा। इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो वहाँ पे कौन सा बड़ा राज्य है, कौन सा छोटा राज्य है, सब चीज़ आपको बार बार देखने को मिलेगी। और स्पेशल भी करा दी जाएगी कि ये राज्य है, इसकी राजधानी ये है, और ये यूटी है, इसकी राजधानी ये है, ये इसके पास है, ये इसके पास हाई कोर्ट इसका इसमें लगता है। ये भी पूछा गया सवाल है कि इस यूटी में किस हाई कोर्ट को एक तरीके से विस्तार दिया गया है। सवाल हाँ, पूछा था कि सवाल- अंडमान निकोबार का हाँ। जो हाई कोर्ट है वो किस में लगता कहाँ से लगता है? है, हाई कोर्ट है, बंगाल है, कोई भी जो हाई कोर्ट वो दे रखा है options आए जैसे, थे। तो इस तरीके के सवाल भी पॉलिटी में भी आ सकता है, यहाँ से भी कुछ भी बन और ये सकता सब पूरी तैयारी करवाई जाएगी आपकी। है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा ये पॉलिटी में भी है, यहाँ पे भी है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हमने करंट में भी देखा था, करंट में मिल जाएंगे आपको। विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, जैसे WTA का मुख्यालय कहाँ है, जो हमारे एक तरीके से इंटरपोल है उसका मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इस तरीके से सवाल आपको मिल जाएंगे देखने को। पर्यटन स्थल, भारत में एक तरीके से कौन सा पर्यटन स्थल किस राज्य में है, नाम दे दिया गया। जैसे हमारे जो धरोहर स्थल हैं, जैसे रामप्पा मंदिर वाला सवाल आया था, इसी तरीके से और जो भी धरोहर स्थल में जोड़े गए हैं वो भी सवाल आ सकते हैं। जैसे जो चराई देव कहाँ पर है, तो असम वाला जो ऑप्शन आपको लगाना हाँ। पड़ेगा, जो हमारा 43वां एक तरीके से विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ने घोषित किया है। भारतीय पर्यटन स्थल हो गया। भारत की कला एवं संस्कृति, ये भी एक तरीके से आएगा। भारत में कितने धर्म के लोग हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसकी कितनी जनसंख्या है, भारत में कौन से धर्म के लिए कौन सा एक तरीके से तीर्थ स्थल कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ सकती हैं। भारत में विश्व के खेल, तो खेल में हमारा करंट से आ जाएगा एक तरीके से, बहुत सारा। किसने कौन सा प्राइज जीता, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित, इस तरीके से सवाल भी और यहाँ राष्ट्रीय पे भी देखने खेल को कई तरह के हो गए हैं अब। हाँ। जैसे खेलो इंडिया हाँ, यूथ गेम्स, खेलो खेलो इंडिया, हाँ, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी गेम गेम्स हो गया है। इस तरह ये नेशनल मुख्यतः गेम्स अलग हो करंट गया। वाले से आपको देखना है। काफी कुछ करंट से कौन- भी चीजें हाँ। मिलेंगी, ये है। अब आगे देखिए, अनुसंधान संगठन हमारे आ जाएंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, ये भी करंट वाला आ जाएगा। पुरस्कार विजेता, ये भी करंट वाला। जलवायु परिवर्तन, ये एक ज्योग्राफी के साथ हम लोग देख सकते हैं। जी पर्यावरण बिल्कुल वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अब और ये हिंदी के बारे में प्रदीप सर ने आपको बता दिया है। जो शुरू में जो सामान्य हिंदी था वो बताया था उन्होंने, साथ में ये भी जो हिंदी सेम गद्यांश चीज़ है जैसे ये इंग्लिश में एक पैराग्राफ आता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हिंदी में पैराग्राफ होता है, उसमें प्रश्न दे रखे होते हैं। 10 ये प्रश्न दो है। पैराग्राफ होते हैं, 5-5 में बांट लीजिए। अगर ज़्यादा कर दिए उसने तो फिर 3 हो जाएंगे, और उसमें सवाल 4, 3, 2 जैसे भी हो जाए। हाँ, इसमें 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 2, ये 2 गद्यांश मिलेंगे हाँ, आपको। सामान्यतः यही ट्रेंड है, बाकी हाँ। आगे पीछे हो फिर सकता है। डीआई का है, डीआई के बारे में अमित पाठक सर ने आपको पूरा डिटेल बताया है। इसमें क्या है, 10-10-20 प्रश्न होंगे डीआई से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, ये तो पूरा हमने बता दिया आप लोगों को कि ये किस तरीके से ये टोटल पीईटी, जिसको पेट भी कहते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 एकदम की, याद ध्यान रखिएगा। रखिएगा। तो हमें करना क्या है, आपको कोई सा भी, जितने भी इसमें सिलेबस में टॉपिक हैं, कोई सा भी छोड़ना नहीं है। जैसे मान के चले, क्योंकि और ऐसा हो सकता है कि किसी को हिस्ट्री में मुगल वाला ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अन्य चीज़ें आपको पढ़ के जानी, क्योंकि इसमें सिलेबस फिक्स दे रखा है कि आपको पूरी हिस्ट्री से नहीं, इन टॉपिक से सवाल आएंगे, तो आपको वो टॉपिक करने। और हिस्ट्री पूरा छोड़ के तो कभी नहीं जाना, ज्योग्राफी पूरा छोड़ के तो कभी नहीं जाना। हो सकता है कि आपको नदी वाला कम याद हो, नदी वाला एक तरीके से हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि नदी से 5 सवाल पूरे नहीं आएंगे, तो अन्य चीज़ें आपको कवर कर लेनी है, क्योंकि सिलेबस इसमें दे रखा है कि 5 आने हैं, 5 आएंगे, एक ही टॉपिक से सारा नहीं आएगा। तो ये चीज़ अच्छी है इसकी कि सिलेबस से 5 ज्योग्राफी से आने, 5 आएंगे, इन टॉपिक से आएंगे, तो इनमें से आपको एक अच्छा नहीं लग रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा ज्योग्राफी मत छोड़िएगा। इसी तरीके से मैथ पूरा मत छोड़िएगा, रीजनिंग पूरी मत छोड़िएगा। डीआई तो छोड़नी नहीं है कतई, बहुत आसान है। रीजनिंग और मैथ अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है तो डीआई आराम से हो जाती है, बस अंडरस्टैंडिंग बनानी है उस पर, क्योंकि एवरेज, अनुपात, ठीक है, यही एक तरीके से उस पर सवाल बनते हैं। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को जो पूछ रहे हैं कि इसकी तैयारी कैसे होगी, शार्प लर्निंग ऐप पर तैयारी हो जाएगी आपकी, और इसके लिए बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। और ये बैच मात्र 99 रुपीज़ में है, बहुत ही मामूली से प्राइस में, लेकिन हर 48 आवर्स के बाद इसमें 25 रुपये बढ़ता जाएगा। जितनी जल्दी एडमिशन ले लेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि फिर महीने 2 महीने में प्राइसेस काफ़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक होगा, हर 48 आवर्स में, यानी 2 दिनों में प्राइस 25-25 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। पहले 99 रुपीज़ होगा, फिर उसके बाद 124 रुपीज़ हो जाएगा, फिर 149 रुपीज़ हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो जितनी जल्दी एडमिशन लेंगे और तैयारी आपकी शानदार हम लोग कराएंगे, हमारी पूरी टीम है, अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट हैं, वो सब आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, है ना सर? जी बिल्कुल, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर असाइन किए गए हैं।
फिर उसी हिसाब से टीचिंग की जाएगी आपको। और प्रीवियस ईयर जो भी एक तरीके से 3 पैट हो चुके हैं वो देखेंगे, और जो अन्य एग्जाम इसी के लेवल के होते हैं जैसे लेखपाल वाला हो गया उसके भी प्रश्न थोड़े बहुत देखे जाएंगे, वहां से भी चीजें थोड़ी बहुत निकाली जाएंगी और तब आपको सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हाँ, विराम इसी देते के हैं साथ इस इस वीडियो चर्चा को। को यहीं पे विराम देते हैं। और शार्प लर्निंग ऐप है, इस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ पर शार्प लर्निंग सर्च कीजिएगा, या फिर सन्मय प्रकाश भी सर्च कर सकते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप आ जाएगा। हमारा लोगो जो है ना वो देखिएगा, और उसमें जो पेड कोर्सेज हैं वहाँ पर जाकर आप बैच परचेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके परचेज कीजिए जिससे कि उतने जल्दी ही- से जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं और उसमें आप क्लासेस स्टार्टिंग से ही ले पाएं। हाँ। क्योंकि डिले करना ठीक नहीं है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि 2 महीने बाद बैच लूंगा, तो हो सकता है 2 महीने बाद एग्जाम की भी डेट आ जाए कि इस दिन एग्जाम कराएंगे। इस वक्त तो एग्जाम हाँ, होंगे, ये भी कहा जा सकता है। वही बिल्कुल। चीज़ है, एग्जाम का ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद ही होगा, एग्जाम कभी भी हो सकता है, ये आयोग निकालेगा। साफ तौर आपको पे साफ कह तौर दिया पर है लिखा उसने, रखा है उसने। शुरू में ही में हम लोगों ने बताया कि वो कभी भी एग्जाम ले सकते हैं, वो उन्होंने कह दिया है। ठीक है, तो ये तैयारी जो है ना लगभग 2.5-3 महीने हम लोग हाँ, मैक्सिमम होगा पूरी तैयारी करा के, बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ होगा शार्प लर्निंग ऐप पर। चलिए ठीक फिर है, ओके। यहीं पे विराम देते हैं चर्चा को। सभी को गुड लक एग्जाम के लिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और पढ़ाई में लग जाएं जिससे कि आपके नंबर अच्छे आएँ और आप लोग लेखपाल का या फिर हमारा बीडीओ है या फिर कोई भी और एग्जाम जो भी हमारे ग्रुप सी के यूपी SSC के अंतर्गत आते हैं उसके लिए एलिजिबल हो पाएं। ठीक चलिए है, फिर ओके, धन्यवाद बाय। सभी को।